हाय फ्रेंड, देखिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यदि आप जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल है। पूरा का पूरा मार्क आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, देखिए इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके बार बार आते हैं। तो अवतल दर्पण, पहले आप सिंपल सी परिभाषा जान लीजिए कि जो दर्पण का उभरा हुआ भाग रंगते हैं और अंदर वाला भाग नहीं रंगते हैं उसे कहते हैं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या करेंगे, उभरा हुआ भाग नहीं रंगेंगे, दबे हुए भाग को रंगेंगे, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण देख लीजिए, इसमें होता क्या है कि यह प्रकाश को एक बिंदु पे एकत्रित करता है और इसका प्रयोग टॉर्च में और डेंटिस्ट दर्पण में किया जाता है। दांतों के डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। फिर आप देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में। तो देखिए, यह दर्पण जो होता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब? आभासी, ठीक। और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सीधा, ठीक। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। आप थोड़ा सा और जानते रहिए, अवतल दर्पण में क्या होता है कि इसका जो होता है प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक ना। इसका दृष्टिछोड़ क्षेत्र जो होता है सीधा होता है, ठीक ना। फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आप उत्तल अवतल दर्पण के बारे में पढ़ लें। यहाँ से आपका 4 नंबर एग्जाम में फिक्स है। नहीं आएगा तो आप चैनल पे आके 4 गाली दे के जाइएगा, लेकिन वीडियो अंत तक देखिए, तभी आपका पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। उत्तल अवतल दर्पण आप पढ़ चुके हैं, ठीक ना। वो अवतल दर्पण में क्या बाहर रंग देंगे, अंदर की तरफ नहीं रंगेंगे, ठीक ना। ये उसको पॉलिश कहते हैं। और उत्तल दर्पण में क्या आप करेंगे कि अंदर की तरफ रंग देंगे और बाहर की तरफ नहीं। फिर हम लोग देखने वाले हैं आगे भैया प्रकाश का अपवर्तन, ठीक ना। अपवर्तन में क्या होता है और लेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो देखिए, अपवर्तन के बारे में आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। आप फिगर में थोड़ा सा देख सकते हैं, ऊपर आपतित किरण आ रही है, वायु माध्यम है, फिर कांच से टकरा रही है, फिर थोड़ा सा मुड़ जा रही है जिसे अपवर्तित किरण कह रहे हैं, फिर बाहर निकल रहे हैं जिसे कह रहे हैं निर्गत किरण। तो आप देखेंगे आपतित किरण से साइन आई बनेगा, आई वाला कोण, और अपवर्तित किरण से आर बनेगा, ठीक ना। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब घनत्व के कारण भी ये होता है, जैसे प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक ना। इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक, कि घनत्व का कैसे प्रभाव पड़ता है, ठीक। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको पढ़ना होगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक ना। तो उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को समांतर आने वाली को एक जगह फोकस करता है और अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, ठीक ना। और फिर आप आगे देखने वाले हैं दर्पण सूत्र की चुनौती, मतलब कि दर्पण सूत्र की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी। परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कार के मिरर में किया जाता है, ठीक ना। साइड व्यू के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, एक बहुविकल्पी आना फिक्स है। फिर इसके बाद आप सूत्र देख लीजिए, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, और आवर्धन क्षमता m बराबर होता है V/U, जहाँ पे V आपका है प्रतिबिंब और U आपकी है वस्तु, ठीक ना। पहले वस्तु आएगी फिर प्रतिबिंब आएगा, तो यानी वस्तु को U से प्रदर्शित करेंगे और प्रतिबिंब को V से, ठीक। उत्तल दर्पण के लिए F का मान हमेशा धनात्मक होता है, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये प्रश्न को हल करते समय आप ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए है, ठीक ना। इसका एक क्वेश्चन भी मैं लास्ट में दिया हूँ जो आपके एग्जाम में 6 नंबर का सीधा पूछ लेता है। तो आप बस जानते रहिए कि कांच का जो होता है, कार का जो साइड मिरर होता है, उसमें हम प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। 100% एग्जाम में आने वाला है, ठीक ना। आपके एग्जाम में ये छपेगा तो याद रख लीजिए, एकदम आसानी से याद रख लीजिए कि उत्तल दर्पण में कौन सा प्रयोग होता है। दर्पण याद रखिए, लेंस नहीं, दर्पण याद रखिए, ठीक ना। उत्तल दर्पण में
कार के साइड में कौन सा प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण प्रयोग होता है। देखिए अगली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमसे पूछता है रंग बिरंगा संसार में लिख दिया हूँ, लेकिन आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं। पूछता है आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आता है, तो इस टॉपिक को देख लीजिए ताकि आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिख के आएँ। तो देखिए सही कारण क्या है कि जब प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, वायुमंडल से गुजरता है तो छोटी तरंग दैर्घ्य, ठीक ना, जैसे नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? छोटी होती है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तो क्या होती है? जैसे नीला रंग अन्य रंग की तुलना में अधिक प्रकीर्णन होता है, यानी अधिक ऊपर की तरफ स्रावित होता है, जैसा चित्र में आप ऊपर नीले रंग का देख रहे होंगे, ठीक ना। तो ये विश्व, जो हमारी धरती है, उससे पहले वायुमंडल है, उस पर टकरा रही है, तो नीला रंग ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी प्रकीर्णित अधिक होता है। इस कारण से हमको जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक ना। और फिर एग्जाम टिप्स के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप याद रखिए, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है, इसलिए कम बिखरता है और खतरे के निशान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है सबसे छोटी होती है, इसलिए वो क्या होती है बेचारी, एकदम बिखर जाती है, इसलिए आकाश का रंग हमको नीला दिखाई देता है। इसका सही कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक ना। इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है नीले रंग का, इस बात को आप याद रखें, प्रकाश में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है अन्य रंगों की तुलना में। इसी कारण से हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यहाँ से भी आपका 2 नंबर फिक्स है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ने वाले हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपके एग्जाम में यही पूछेगा कि बताइए इसका SI मात्रक होता है, तो आप जानिए टेस्ला, T फॉर टेस्ला। इसका SI मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक ना। फिर इसके बाद इसमें आप जानिए कि 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक ना। 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक, ये बात आप याद रखें, ठीक ना। इसमें जो दिशा होती है चुंबकीय रेखाओं की, बाहर में यदि आप बाहर से देखेंगे तो आपको उत्तर से दक्षिण की दिशा मिलेगी, अगर आप चुंबक के अंदर देखेंगे तो दक्षिण से उत्तर की दिशा मिलेगी, ठीक ना। और चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, ठीक ना, जो क्षेत्र की दिशा और प्रबलता को दर्शाती हैं, यानी जितनी अधिक रेखाएं रहेंगी उतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, ठीक। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बताइए इसका SI मात्रक क्या होता है? तो आप कमेंट करेंगे टेस्ला। ये रेखाएं कैसी होती हैं? तो आप बताएंगे चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं काल्पनिक होती हैं। और साथ ही साथ कोई पूछ ले कि इन रेखाओं का गुण क्या होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक ना। इतना आपको क्लियर हो गया हो तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन इससे पहले आप वीडियो में यदि जुड़ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप ये नोट्स चाहते हैं तो कमेंट कीजिए नोट्स, हम आपको पूरा का पूरा नोट्स बिल्कुल फ्री में देने वाले हैं, ठीक। और साथ ही साथ और आपकी कोई क्वेरी है तो बता दीजिए, हम आपको भेज देंगे। जिस तरह आप फिजिक्स देख रहे हैं उसी तरह हम केमिस्ट्री और बायो की भी वीडियो लाए हैं, मात्र 20-20 मिनट की तीनों वीडियो हैं, तो आप जाके 1 घंटे में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। 1 घंटे में आपको कोई नहीं रिवीजन करवाएगा, और मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में सीधे आ जाएगा। इसमें इतना ही पूछता है। और फिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकत्व। तो देखिए ऑर्स्टेट का प्रयोग धारा बराबर चुंबकत्व, मतलब जो भी धारा जहाँ पे भी प्रवाहित होती है वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होता ही होता है, ठीक ना। तो आपसे एक पूछ लेता है दाहिने हाथ का नियम। तो ये बहुत सिंपल नियम है, देखिए अंगूठा बराबर धारा, ठीक ना, अंगूठा बराबर धारा। तो अंगूठा को आप देखेंगे मुट्ठी बांध के इस तरह बनाएंगे तो बनेगा आई। आई का मतलब क्या हो गया? धारा, ठीक ना। आई से धारा को प्रदर्शित करते हैं। और बंद मुट्ठी जो होता है विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक ना। मुट्ठी आप बंद करेंगे अपनी तो वो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक ना। तो यही दाहिने हाथ का नियम है कि अगर हम हमारी उंगली की दिशा में अगर हम किसी तार को
पकड़ लें चित्र की भांति, तो जिधर हमारा अंगूठा उठा रहेगा उधर धारा की दिशा होगी, और जो मुट्ठी हमारी बंद होगी उधर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ठीक ना। अंगूठा हमारा आई की तरह दिखेगा तो उसको बना देंगे धारा, और मुट्ठी हमारी अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरा लेके तो बी के जैसी बनेगी, तो उसको कह देंगे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक ना। तो बस आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है आप वेबर होता है, ठीक ना। एसआई मात्रक जो होता है वो टेस्ला होता है, आप पीछे पढ़ के ही आए हैं। फिर आगे हम लोग टॉपिक में बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं परिनालिका, ठीक ना। इसमें क्या होता है आप देखिए, जो भी विद्युत गुजरती है, विद्युत धारा, ठीक ना, अंदर आप देख रहे होंगे, तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह? चुंबक की भांति, यानी इसमें भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एन से नॉर्थ पोल, एस से साउथ पोल, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह जब हम इसमें करते हैं तो इसके भीतर की जो रेखाएं रहती हैं वो बिल्कुल समांतर रेखाएं रहती हैं, यानी इसके भीतर जो क्षेत्र रहता है एकदम एक समान रहता है, ठीक ना। और यह जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। इसका उपयोग भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में किया जाता है, यानी जब हम किसी परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ठीक ना। और इसका उपयोग जो करते हैं इसका उपयोग करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, और व्यवहारिक जीवन में क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है परिनालिका जो है। आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए एग्जाम में ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इस चित्र को बनाइए, तो चित्र आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक ना। और फिर इसके बाद इसके बारे में, इसका सिद्धांत और विद्युत मोटर के बारे में लिखिए, ठीक ना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल देख के जाइए। चालक पर बल और मोटर, ठीक ना। ये पूरा आप देख रहे हैं जो चित्र, इसका सिद्धांत कैसे काम करता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर बल लगाता है, ठीक ना। मतलब जो दोनों चुंबक रखे गए हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इस पे बल लगता है। एक बल लगता है ऊपर की तरफ, एक लगता है नीचे की तरफ, जिसकी सहायता से ये क्या होता है, घूमने लगता है, ठीक ना। तो घूमने लगता है तो मोटर हमारी चलने लगती है। तो यानी विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में। इसी पे एक काम करता है, ठीक ना। और विद्युत विभक्त वलय क्या होता है, कंप्यूटर पे काम करता है और आधे चक्कर की दिशा को उलट देता है, ठीक ना। मतलब कि आधा चक्कर ये साउथ वाला जो दक्षिणी पोल है वो ऊपर की तरफ भेजेगा, तो ये वाला नीचे की तरफ, तो फिर वो जाएगा उसके पास, फिर वो इसको बार बार इस तरह विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा और एक घूमने लगता है, ठीक ना। मतलब एक उत्तरी ध्रुव बनेगा तो एक दक्षिणी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव बनेगा तो एक उत्तरी ध्रुव, इस तरह क्या रहेगा, उसके ध्रुव चेंज होते रहेंगे और चुंबक उसको घुमाने लगता है, ठीक ना। इस तरह हमारा मोटर कार्य करता है। तो बस आप इतना लिखेंगे और ये चित्र बना देंगे, आपका 6 नंबर एकदम रेडी है, ठीक ना। सिद्धांत में आप लेकिन बिल्कुल नहीं लापरवाही करेंगे। सिद्धांत में लिखेंगे चुंबक क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर बल लगाते हैं, और मोटर कैसे काम करता है, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक ना। और फिर हर कंपोनेंट जो होता है आधे चक्कर के बाद इसकी दिशा बदल जाती है, ठीक ना। आधा चक्कर मारेगा तब तक उत्तर से दक्षिणी ध्रुव के पास आ जाएगा, हमेशा ऐसा होता रहेगा। देखिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और फार्मूला नहीं तैयार किए हैं तो बहुत बड़ी गलती है अपने साथ कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिए, ठीक ना। देख लीजिए वीडियो, आपको याद ही हो जाएगा। मिरर का जो फोकस होता है उसके लिए फार्मूला था, एक तो ऊपर आपको याद ही होगा, ठीक ना। एफ 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये मिरर के लिए, मिरर में प्लस लेंस में माइनस, मिरर में प्लस लेंस में माइनस, ये याद रखिए आप, ठीक ना। और V माइनस U, तो इसमें क्या होगा 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक। ये लेंस में होगा। फिर आवर्धन क्षमता यानी M बराबर होगा -V/U। ये मिरर के लिए, लेंस के लिए M बराबर V/U होता है, ठीक ना।
पी से पावर होता है तो इसका मात्रक होता है 1/f यानी यम आवर्धन यानी डायोप्टर इसका मात्रक होता है, तो पी बराबर होता है 1/f। ठीक ना। फिर 1 बराबर वही मीटर में निकालते हैं। ठीक ना। किस में निकालते हैं? मीटर में, याद रखिए। तो विद्युत धारा माएंगे तो V बराबर I/R, मतलब V का मतलब कि विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणे R या वोल्ट बराबर। फिर इधर आप आ जाएंगे तो ये पढ़ेंगे आप श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस आप समांतर क्रम पढ़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक। रो बराबर होता है R इंटू क्षेत्रफल यानी प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटा के लंबाई यानी R इंटू A बटा के L। रो बराबर होता है। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा में P बराबर क्या होता है? V इंटू आई। P बराबर क्या होता है? I² इंटू R। P बराबर क्या होता है? V² बटा के R। H बराबर क्या होता है? I² इंटू RT। इसको जू लॉ भी कहते हैं, जूल का नियम भी कहते हैं। ठीक ना। H बराबर I² इंटू RT। ठीक। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक ना। P से शक्ति होती है। ठीक ना, पावर होती है, तो P बराबर V इंटू आई यानी शक्ति बराबर ये भी फार्मूला होता है I² इंटू RT। R होता है। ठीक। और फिर यही शक्ति बराबर फार्मूला होता है V² बटा के R। ठीक। फिर H² बराबर I² और RTA जूल का नियम होता है। ठीक। इतना आप क्लियर रखिए। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था कि मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल लगवा के जाऊंगा, तो देखिए ये सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता रहता है, इसलिए इस सवाल को मैं आपके सामने लाया। ऐसे चित्र आपको दिया रहेगा। ठीक ना। चित्र में पहचानने का काम आपका है, बताने का काम मेरा है। ठीक। तो देखिए 8 जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों के दोनों आपके हैं श्रेणी क्रम में। ठीक ना। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगा देंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2, तो 1/8 प्लस 1/8 इसको हल करेंगे तो मिलेगा 4। ठीक। R का मान। फिर इसके बाद सब हो गए श्रेणी क्रम में, ये चला गया ऊपर, तो ऊपर देखेंगे आप तो आपको मिलेगा 4 यहाँ पे 4 वहाँ पे, तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा 4 + 4 8। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। ठीक ना। R1 प्लस R2। ठीक ना। तो इस चित्र के माध्यम से इतना ही बताया जा सकता है। ठीक ना। और इसको आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक ना। और जब ऊपर नीचे रहेगा तो आप याद रखिए कि समांतर क्रम जब एक ही धारा में जुड़ा रहेगा तो श्रेणी क्रम, जैसे 4 और 8 श्रेणी क्रम में है, जबकि 8 और 8 समांतर क्रम में समांतर रेखा के रूप में है। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में आया था। देखिए अब हमारे जो एग्जाम में पूछता है विद्युत का तापीय प्रभाव, तो देखिए तापीय प्रभाव में हमसे हमेशा पूछ लेता है कि इसको आप कैसे हल करेंगे सवाल के रूप में। तो आप जानते रहिए सबसे पहले कि P बराबर होता है V इंटू आई और P बराबर होता है V² बटा के R। ठीक। तो दिया गया हमको P बराबर 1.2 किलोवाट, V बराबर 240। ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन है, चित्र आप देख सकते हैं। तो R बराबर है V² बटा के V, तो V का मान आप जानते रहिए 240 दिया है, तो 240 गुणे 240 और P का मान होता है 1200, तो इसमें आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 48। ठीक। और आप एक बात जानते रहिए 1.2 किलोवाट बराबर होता है 1200 वाट। इस बात को जानते रहिए, तभी आप नीचे 1200 वाट लिख पाएंगे। ठीक ना। तो आप को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको फ्री में एकदम मतलब ये नोट्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना होगा, लाइक सब्सक्राइब करके नोट्स लिख देना होगा, या नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री में आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वही आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक ना। तो इसको आप लाइक सब्सक्राइब करना भूलिए मत, और साथ ही साथ अगर कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमको वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा उत्सुक करता है
और साथ ही साथ आपका प्यार दिखाई देता है अगर आप लाइक करके सब्सक्राइब करते हैं।